नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हमारे इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं समाज सेवी सचिन गुप्ता जी से। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने निर्दलीय महापौर का चुनाव लड़ा था। क्या मोटिव था आपका राजनीति में आने का? जी हाँ, निर्दलीय मैंने इलेक्शन लड़ा था महापौर का। जी। और यदि मोटिव का मैं आपसे चर्चा करूँ तो मैं लगभग 8 साल से समाज सेवा का कार्य कर रहा हूँ। कई जी। क्षेत्रों में मैंने कार्य किए हैं जी। और जब कार्य करने के लिए जब भी निकले तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और सामने हमेशा जो समस्या आई हैं वो सरकार से फाइट ही हमेशा सामने जो मौजूदा सरकार, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, सरकार से सामना करना पड़ा। और समाज सेवा इंसान यदि कोई भी कर रहा है तो हम अपने पास से या अपनी फाइनेंशियली कंडीशन अगर देखें तो मैं भी एक सामान्य परिवार को बिलोंग करता हूँ। जी। कभी फाइनेंस की समस्या आ रही है तो कभी सिस्टम में जो फॉल्ट हैं, लोगों से मिलने में कई सारी चीज़ें समस्या बार-बार हमेशा आती थी। तो एक चीज़ समझ में आया कि घर में हम बैठते हैं और नॉर्मली पार्टी के बड़े नेताओं को या सिस्टम को दोष देते हैं। तो फिर लास्ट यही एक मैंने निर्णय लिया कि यदि कुछ अच्छा करना है तो फिर एक एक बार राजनीति में तो पुण्य नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तो लोग बातें हैं करते रहेंगे। अगर कुछ करना है तो खुद को आगे लेके आना चाहिए और मैं अपने आप को आगे लेके आया। जी, मतलब कुछ करना है तो खुद को भी सिस्टम का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो सरकार रोड़ा बन के खड़ी रहेगी खड़ी किसी न रहेगी। किसी रूप में। जी, बिल्कुल। आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, आम आदमी पार्टी अभी मैंने विगत 4 माह पहले ही जॉइन की है। जी। और आम आदमी पार्टी ही क्यों, वो इसलिए कि आज यदि यदि हम भाजपा और कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक शासन किया और मैं ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने काम नहीं किए, कांग्रेस ने भी काम किए हैं। आज हम जिन सुविधाओं का मूलभूत सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है। आज हम यदि कहना चाहते हैं, इंटरव्यू में बैठे हैं, तो ये सब चीज़ें, ये टेक्नोलॉजी कांग्रेस लेके आई है। जी। पर ठीक है, कांग्रेस ने के समय में भ्रष्टाचार ज़्यादा थे, जनता परेशान हो चुकी थी और जनता के पास में उस समय पे कोई एक विकल्प की तलाश थी और भाजपा एक बड़ा विकल्प के रूप में सामने आई और हम सब ने भाजपा को चुना। लेकिन यदि हम बात करें तो आने वाले कुछ समय बढ़ता गया, समय निकलता गया और भाजपा ने भी जिन मुद्दों पे जनता ने जो चाहा था, उस मुद्दों पे भाजपा खड़ी नहीं होती है। ऐसा ये जी। मेरा मेरा मानना है। जी। और जो बेसिक बुनियादी मुद्दे होते हैं, उस पे सरकार ने कभी काम करने की कोशिश भी नहीं की है। तो और कोई पार्टी बचती नहीं है। और अगर जिस क्षेत्र में मैं काम करना चाहता हूँ, वो क्षेत्र और आम आदमी पार्टी जिन क्षेत्रों में काम कर रही है, उससे हमारा बहुत ही बराबर-बराबर लगभग हम लोग चल रहे थे। तो हमारा निर्णय था कि यदि हमारे विचार कुछ हद तक यदि मिल रहे हैं, तो फिर हमको एक आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहिए और मैं आम आदमी पार्टी के साथ गया। जी। तो जैसा भी आपने बताया कि आपको 4 महीने हुए हैं आम आदमी पार्टी को जॉइन किए हुए। तो ऐसे में आपको टिकट मिलने की क्या संभावना है? देखिए, मैं अपने तरीके से पार्टी के लिए 100% दे रहा हूँ। आज लगभग मेरे दिनचर्या के 12 से 15 घंटे में मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। जी। लगातार मैंने जो भी आज समाज के क्षेत्र में काम किया है, मैंने जो भी जनहित के लिए काम किए हैं, वह मैं पूरा एक साथ मेरी टीम के साथ में यदि मैं पार्टी के नाम जोड़कर काम कर रहा हूँ, तो 100% उसका फ़ायदा पार्टी को भी होने वाला है। बिल्कुल। और यदि हमने इस पार्टी को सेलेक्ट किया है, तो यदि मैं पार्टी पे पास जा रहा हूँ, तो पार्टी को मेरी आज तक की मेहनत का पूरा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और पार्टी जो काम कर रही है, उसके बेनिफिट्स मुझे भी मिलेंगे, बिल्कुल। नो डाउट। तो मुझे लगता है कि मैं जिस सीट से आज टिकट चाह रहा हूँ, उस सीट में मैं एक मजबूत कैंडिडेट हूँ जी। और जनता का प्यार मुझे उस पे ज़रूर मिलेगा और मुझे वहाँ पे मैं जीतूँगा। जी। आप पश्चिम विधानसभा से हैं, तो विधायक जी के कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट ही यदि होता तो मैं पश्चिम विधानसभा से चुनाव ही क्यों फाइट फाइट करने की कोशिश करता। जी। बात सिर्फ़ मुद्दे की है, बात सिस्टम की है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, जी। दोनों पार्टी हैं। हम कह सकते हैं, ये चोर-चोर मौसेरे भाई, है जी। ना? ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। जी। बेसिक मुद्दे जो होते हैं, दोनों पार्टी भटक चुकी हैं।
बेसिक मुद्दे पे कोई काम करना नहीं चाहता है। जो विधायक हैं वह अपने साम्राज्य को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, या जो विधायक नहीं है वो सत्ता की लालच में बैठे हुए हैं कि मुझे सत्ता में एक बार की कुर्सी मिले और मैं वो हर काम कर सकूं जो वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जी इसके अलावा जनता का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई सुख दुख में कुछ नहीं है। सिर्फ चुनाव समय जब सामने आता है तो जी पूरी विधायक को, हर विधायक हो या कोई भी व्यक्ति हो, उनको एक ऐसा लगने लगता है कि हाँ, हम एक बहुत बड़े समाज सेवक हैं, और जाते हैं 5 साल। वही व्यक्ति 5 साल, लगभग 4 साल, साढ़े 4 साल दिखते भी नहीं है। जी। तो आगामी विधानसभा को लेकर आपकी क्या तैयारी है? बिल्कुल, आगामी विधानसभा को लेके मैं एक्चुअल में, अगर विधानसभा को लेके तैयारी तो मेरी लगभग शुरुआत से, जब से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, जब से मेरी तैयारी चल रही है। जैसे जी मैंने बताया कि सिस्टम को यदि सही करना है तो सिस्टम में आना होगा। तो मेरी जी तैयारी है, मैंने जितना हर व्यक्तियों से जाके मिल रहा हूँ, जी लोगों के लिए मैंने जो आज तक अच्छा करने की कोशिश की है, अब मैं लोगों से चाहता हूँ, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप मुझे मौका दें। आपने कांग्रेस और भाजपा को वर्षों से मौका दिया है, आप एक बार मुझे मौका दें, जी जिससे कि मैं सच्ची नीयत के साथ में जनता के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। जी, बिल्कुल। तो आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है जो तो जनता के हित के लिए क्या योजनाएँ लेकर आप आने वाले हैं? देखिए, यदि पार्टी हमारी मध्य प्रदेश में आती है और साथ ही मैं जैसे पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, दोनों ही कंडीशन में यदि हमारी पार्टी आती है तो हमारे जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। आज शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पार्टियों ने कोई कार्य नहीं किए हैं, और आदरणीय हमारे यदि केजरीवाल जी की बात करें तो शिक्षा के मुद्दों में उन्होंने बहुत उलटफेर किया हुआ है, और चाहे वो सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष हो, उनको भी हजम नहीं हो रहा है कि आखिर ये कैसे संभव है। हमारे चाहे अब लगातार सिर्फ लोगों ने घोषणाएं की हैं कि क्षेत्र में ये काम करेंगे, जी, आज तक करके नहीं दिखाया, और माननीय केजरीवाल जी ने वह काम करके दिखाया है, और वही उन्हीं के साथ में पंजाब में हमारी गवर्नमेंट बनी है, जी, और पश्चिम में भी बहुत कम समय में, आज 1 साल लगभग हो रहा है, और उन्होंने करके दिखाया है। तो सीधा-सीधा यदि आपकी सच्ची नीयत है और आप यदि करना चाहते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है, ये केजरीवाल जी ने साबित किया। तो हमारे बेसिक मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के मुद्दे पे भी आज छोटे अगर सरकारी अस्पताल से जाएँ हम, तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं होते हैं, हुँ, हुँ। कोई सुविधाएँ नहीं होते हैं, लोग लाइन लगा के आज भी खड़े होते हैं। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल पहुँचते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी लूट मची हुई है कि इंसान कई बार ये सोचता है कि भाई मरना पसंद कर दे, एक बार प्राइवेट अस्पताल में जाना मतलब अपने आप को सज़ा देना है। क्योंकि अगर भाई परिवार में 5 लोग हैं, एक अगर बीमार है, तो ये कंडीशन आ जाती है कि लोग इस कई बार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, मजबूर ही कहेंगे, मजबूर हो जाते हैं कि 4 लोग को यदि बचाना है, तो एक को मर जाने दें। जी, इतनी लूट है, पर ये किसी भी नेताओं को नहीं दिखती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा चाहे हॉस्पिटल्स हों और चाहे से स्कूल्स हों, नेताओं के हैं। जी, बिल्कुल। देश में 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और बीजेपी। ऐसे में आम आदमी पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? क्या जनता इस बार परिवर्तन चाहती है? बिल्कुल, जनता तो मूड बना चुकी है परिवर्तन का, और जनता समझदार हो गई है, जनता को समझ में आ गया है कि उनके साथ में किस तरीके से उनको लुभाया जाता है, उनको उपयोग किया जाता है, और जनता पूरी तरीके से मूड बना चुकी है परिवर्तन के लिए, और आप ये 100% माने कि परिवर्तन होगा। जी। चुनाव के मद्देनज़र अभी केजरीवाल जी ने एक केजरीवाल गारंटी करके एक जो पत्र भेजा है, वो क्या है? देखिए, एक्चुअल में वो केजरीवाल की गारंटी है। जी, जैसे अन्य पार्टियाँ चुनाव के समय में अपने घोषणा पत्र लागू करती हैं, और घोषणा पत्र वो ऐसा होता है कि जनता को बताया जाता है कि हम ये योजनाओं पे कार्य करेंगे, यदि हम जीत जाते हैं तो हम ये करेंगे, फलाना करेंगे। ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, और जैसे ही पार्टियाँ जीतती हैं तो वो घोषणा पत्र को वो शायद पीछे मुड़ के कभी देखती भी नहीं है, उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। जी, क्योंकि आज तक किसी भी घोषणा पत्र पे काम किया ही नहीं जाता। केजरीवाल की गारंटी का मतलब सिर्फ ये है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और ये जुमला नहीं है। जी, इसका साक्ष्य है, केजरीवाल ने जिन-जिन विषयों पर कहा, वो किया है। उसके लिए दिल्ली सबसे बड़ा उदाहरण है।
पंजाब दूसरे नंबर का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। जो बात कही जा रही है वो की जा रही है, कहीं भी कोई इसमें जुमलेबाजी तो नहीं है जी। आज अगर स्कूल देखे जाए तो दिल्ली में यह कंडीशन आ चुकी है कि लोग प्राइवेट स्कूलों से नाम अलग करा के सरकारी स्कूल में दाखिला करा रहे हैं। आज वहाँ पे ऑटो वाला से बच्चों से लेके आज बड़े अगर किसी 5 स्टार होटल से लेके बड़े सरकारी अधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्यों? सिर्फ क्योंकि नीयत साफ हो तो कार्य किया जा सकता है। जानकारी तो यह भी है मुझको कि एक विदेशी दौरे में एक स्कूल दिखाना था माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो उन्होंने केजरीवाल से परमिशन लेके एक स्कूल दिखाने के लिए एक दौरा किया और केजरीवाल का बना हुआ स्कूल दिखाया। तो ये नौबत क्यों? इसके पहले इतने लंबे समय शासन किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस को क्या पता नहीं था? एक्चुअल में क्या है, मुझे ये समझ में आता है कि ये चाहते ही नहीं कि हमारा भारत देश में साक्षरता बढ़े, लोग शिक्षित हों। ना ये चीज कांग्रेस ने की, ना ये चीज भाजपा ने की। यदि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सरकार से सवाल करना चालू करेंगे, और अगर लोग अशिक्षित रहेंगे तो अपने कार्य में बिजी रहेंगे, कोई उनसे सवाल नहीं करेगा। और मौजूदा सरकार आज यही चाहती है कि हमसे कोई कुछ सवाल ना करे। तो इसलिए शायद ये है कि शिक्षा पे कोई कार्य ही नहीं किया गया। जी। तो क्या गारंटी दे रहे हैं केजरीवाल जी? देखिए, जो केजरीवाल जी की गारंटी है वह सबसे बड़ी तो ये है कि हम शिक्षा व्यवस्था को सबसे बेस्ट करेंगे। इंडिया की टॉप शिक्षा व्यवस्था आज अगर दिल्ली में दे सकते हैं तो जी। मध्य प्रदेश में भी दे सकते हैं। सरकारी स्कूल पूरी तरीके से यहाँ पे खराब है, हम अच्छी व्यवस्था करेंगे। प्राइवेट स्कूल में जो लूट मची हुई है उसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। हम अच्छी स्कूल की व्यवस्था करेंगे, जी। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी करेंगे। बेसिक चीजें होती हैं, लोगों के घर में पानी। आज हम नर्मदा तट के किनारे रहते हैं, उसके बाद भी पानी के लिए मोहताज है। बिल्कुल। इस शहर में तो पानी के लिए मोहताज होना ही नहीं चाहिए। आज भी कहीं भी पाइपलाइन फूट जाती है। आज भी ऐसे ऐसे शहर है जहां पे लोग बोलते हैं कि भाई घरों में नल नहीं आ रहे हैं, 2-2 हफ्ते नल नहीं आते हैं। मैं पश्चिम विधानसभा में रहता हूँ, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे कॉलोनी के जस्ट पास में एक छोटा सा एक एरिया है, वह लगभग वहां पे लोग 50 साल से रह रहे हैं। वहां पे उनको हफ्ते में 1 दिन पानी आता है। तो ये मुद्दा बहुत बेसिक मुद्दे होते हैं, आपने पानी पे काम नहीं कर पाए। तो केजरीवाल की गारंटी है कि हम सबसे पहले, चाहे वो जल हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, इन सब मुद्दे पे काम करेंगे। आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हम रोजगार के अवसर कराएंगे। और एक बार फिर बोलेंगे कि रोजगार के अवसर, क्योंकि लोगों को लगता है कि रोजगार के अवसर कहाँ से कराएंगे। तो फिर से बोलना चाहूंगा, केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसका उदाहरण है पंजाब। पंजाब में आज हजारों जॉब 1 साल के अंदर अंदर करा दिए। आज अगर हम प्रदेश में माने तो कई सारे विश्वविद्यालय हैं, कई सारे यूनिवर्सिटी जगह हैं, ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं, पद रिक्त पड़े हुए हैं, पर सरकार भरना नहीं चाह रही है। क्यों? तो यदि हमारी गवर्नमेंट आती है, केजरीवाल जी की सरकार आती है, तो हम निश्चित ही लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा हमारी जो गारंटी है उसमें यह है कि यदि कोई हमारे शहीद होते हैं देश में की सुरक्षा में कार्य करते हुए, यदि हमारे सिपाही शहीद होते हैं तो उनको हम 1 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराएंगे। और इन मुद्दों पे जो गारंटियां हैं, 9 गारंटियां हैं जी। जो 100% पूरी होगी। जी, वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये सिर्फ़ चुनावी वादे तो नहीं हैं, क्योंकि जनता जो है वो काफ़ी परेशान हो चुकी है, त्रस्त हो चुकी है इन वायदों से। हर चुनाव में हर पार्टी आकर जनता के सामने अपने-अपने वादे करके चली जाती है, लेकिन पूरा करने के लिए दोबारा पलटती भी नहीं है। तो अब आप क्या नया लाए हैं जनता के लिए? जनता कैसे विश्वास करे? देखिए, विश्वास के लिए ही गारंटी का नाम दिया है, जी। क्योंकि ये कोई घोषणा पत्र नहीं है, हमने घोषणा नहीं की है। माननीय केजरीवाल जी का दौरा लगातार हर जिले में होता जा रहा है। अभी ग्वालियर में बहुत बड़ी सभा आयोजित की हुई थी। जी। उसके बाद में सतना में आयोजन किया गया। अभी आने वाले समय में 18 तारीख को रीवा भी आने वाले हैं माननीय केजरीवाल जी, और बहुत जल्द हम लोग उनका जबलपुर में भी स्वागत करेंगे। जी। तो हमारी जो गारंटी है वो हमारी गारंटी ही है। हम ये नहीं कहते ना कि हम पे आप भरोसा करो, तो भरोसा क्यों, अगर भरोसा नहीं करना है जनता को तो क्यों ना करे। हमारे पास साक्ष्य हैं, दिल्ली में करके दिखाया है, जो बोला है वो किया है, पंजाब में जो बोला है वो किया है। हमारे जुमले नहीं है।
जी इसलिए ही घोषणा पत्र नाम न देके गारंटी नाम दिया है कि जो केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं। करते हैं। हमारी पार्टी ने जो बोला है वो हम करेंगे। जी, आपने जुमले की बात की तो मुझे याद आ रहा है, मुफ्त की रेवड़ी जुमले पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा किया आपने। मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी एक्चुअल में है क्या? जब ये क्या है, जनता को गुमराह करने के लिए जो एक एक आईटी सेल बनाया गया है। जी तो थोड़ा पीछे लेके हम अगर हम जाते हैं, तो यदि भाजपा सरकार को यदि जगह मिली तो सोशल मीडिया से, और आज उन्होंने सोशल मीडिया में जगह होने के बाद में उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया, और आज सोशल मीडिया पूरी तरीके से उन्होंने हाईजैक करके रखी हुई है। मुफ्त के जुमलेबाजी के नाम देके एक अच्छा व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उन्होंने उसको मुफ्त की जुमलेबाजी नाम दे दी, मुफ्त की रेवड़ी नाम दे दिया। मुफ्त की रेवड़ी क्या होती है? एक व्यक्ति का यदि जन्म लेता है भारत देश में, तो उसके जन्म के साथ ही अधिकार हो जाता है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले। क्या अच्छी शिक्षा देना मुफ्त की रेवड़ी है? क्या अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सरकार मुहैया कराना मुफ्त की रेवड़ी है? जी क्या बिजली पानी की व्यवस्था करना मुफ्त की रेवड़ी है? मुझे तो नहीं लगता है कि सब मुफ्त की रेवड़ी है। मुफ्त की रेवड़ी क्या होती है? मुफ्त की रेवड़ी होती है जो चुनाव से 3 महीने पहले 4 महीने पहले बोला जाता है कि आप मुझे वोट दो, हम आपको 1,000 रुपए देंगे। जी आप मुझे वोट, एक पार्टी बोलती है मैं 1500 दूंगा, तो दूसरा बोलता है हम आपको 2,000 देंगे, हम आपको 3,000 देंगे। इसको बोलते हैं मुफ्त की रेवड़ी। जी योजनाएं पे योजनाएं, किसका पैसा है? कहां से आ रहा है पैसा? जनता का पैसा है। चुनाव के बाद में ये पूरा लोड किस पे आने वाला है? हमारे ऊपर, आपके ऊपर। बिल्कुल। आज प्रदेश सरकार करोड़ों के कर्ज पे है, उसके बाद भी आप रिजर्व बैंक से कर्जा लेके और योजनाएं बना रहे हो। इनको अधिकार किसने दिया? जनता ने आपको चुना था सेवा करने के लिए, कर्जा बनाने के लिए नहीं। अगर हमारे परिवार एक छोटा सा होता है, अगर परिवार में घर के बच्चे बिगड़े निकलते हैं और वो कर्ज ले जाते हैं, तो बाप पकड़ के कान मोड़ता है इनको कि आप ये क्या कर रहे हो, जितनी चाहता हो उतना पैर फैलाओ। तो क्या केंद्र में सरकार है, वो है, इस पर रोक नहीं लगा सकती है? आप कर्जे पे कर्जे ले जा रहे हो, जनता को सिर्फ लुभा रहे हो। यदि आपको इतनी भी लगता है आपको कि आपको बहनों की इतनी चिंता थी यदि मामा जी को, तो 5 साल पहले क्या उनकी बहनें नहीं थी? उनको अभी याद आया कि उनकी बहनें हैं। जी तो ये है एक्चुअल में जुमलेबाज तरीका, और ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है, और सिर्फ चुनावी ये लुभावने के तरीके हैं जो नहीं होना चाहिए। जो माननीय केजरीवाल जी जो कर रहे हैं वो कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है। जनता का अधिकार है, हमारा आपका अधिकार है, हमारी बेसिक नीड्स होती हैं वो जो फ्री मिलना ही चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा फ्री मिलना चाहिए, और वो उस अधिकारी के लिए वो लड़ रहे हैं। उन्होंने 2 स्टेट में करके दिखाया, हम 4 स्टेट में आज हमारे विधायक हैं, और मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बनेगी, और मध्य प्रदेश की जनता को भी हर सुविधाएं मिलेगी जो आज दिल्ली को मिल रही हैं। बिल्कुल, लगता है काफ़ी शिकायतें हैं आपको प्रदेश सरकार से, तो इसके अलावा और क्या शिकायतें हैं प्रदेश सरकार से? देखिए, शिकायतें यदि गिनने बैठेंगे तो शायद पूरा दिन निकल जाए, 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, जी, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। सिर्फ सत्ता की लालच है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। सर, जनता ने इनको अलग ही कर दिया था। कांग्रेस को सरकार थी उस समय में, आम आदमी पार्टी की प्रदेश में कोई भी एंट्री नहीं थी। इन्होंने खरीद फिरोख किया, और मध्य प्रदेश में वापस एक भाजपा की सरकार बनी। सिर्फ यही चल रहा है। अभी एक जानकारी मिल रही है कि 19 विधायक कांग्रेस में ज्वाइन कर लिए भाजपा के। जी, चूंकि ये माहौल बनता जा रहा है, लोगों को लग रहा है ऐसा कि लोगों के अभी जो सर्वे आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, तो ये लालच नहीं तो क्या हुआ? आप यदि अपने देश के लिए ईमानदार है, पब्लिक के लिए ईमानदार है, जनता के लिए ईमानदार है, तो विपक्ष में बैठिए। आप हार स्वीकार करें, विपक्ष में बैठे, और विपक्ष में बैठ के जनता की सेवा करें। आप पार्टी क्यों बदल रहे हैं? पार्टी बदलने से मतलब ये आपको सत्ता की भूख है, आपको सिर्फ कुर्सी की भूख है। जनता मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बार आम आदमी पार्टी ने दस्तक दे दी है मध्य प्रदेश में। हमारी पहली महापौर, हमारी प्रदेश अध्यक्ष, हमारी पहली महापौर रानी अग्रवाल जी जी। जो हैं वो लगातार काम कर रही हैं, और निश्चित ही आप माने कि मध्य प्रदेश में हम बहुत अच्छे से सरकार बनाएंगे, और जनता को उसका पूरा फायदा मिलेगा। जी, ये तो हुई प्रदेश की बात और हमारे शहर जबलपुर में संस्कारधानी में जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की है, यातायात की है, ऑटो स्टैंड है और भी जल प्लावन है, काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो इनके लिए आपके पास क्या समाधान है?
देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा ये बात भी रखी है और देखिए इन सब मुद्दों ये बहुत छोटे-छोटे मुद्दे हैं, जिस पे किसी भी नेताओं का कभी ध्यान जाता ही नहीं है। जी, क्योंकि अब वही चीज़ है, वो अपना देखें कि जनता का देखें। जी। जनता के लिए तो जनता काफ़ी के बड़े लिए तो मुद्दे हैं ये। जनता के लिए बड़े मुद्दे हैं, पर जनता के मुद्दों से हमारे विधायक को, हमारी सरकार को आवश्यकता कहाँ है? वो तो है आवश्यकता 3 महीने, 4 महीने पहले। मुझे तो ऐसा लगता है कि फाइलें दबा के रखी जाती हैं। गवर्नमेंट फाइलें पास भी कर देता है, तो फाइलें दबा के रखी जाती हैं कि किस मोहल्ले में कब नाली बनना है, कब सड़कें बनना है, सभी को पता होता है 5 साल तक, जी, लेकिन उनको रोक के रखा जाता है। क्योंकि जनता इतनी मासूम होती है, जनता को समझ में नहीं आता, जनता को लगता है कि भाई चुनाव, उनको पता है कि चुनाव के टाइम पे हम कार्य करेंगे, उसका बेनिफिट जनता को दिखाएँगे कि देखो मैंने रोड बनवा दी, देखो मैंने नाली बनवा दी। अरे साढ़े 4 साल आपने क्यों नहीं बनवाई वो रोड, वो नाली? जी, आज आप देखो हर रोड, हर 10 कदम पे रोड बन रही है, पूरा शहर खुदा रखा हुआ है। इनको जानकारी थी क्या इस साल बारिश नहीं होना थी? ऐसा कोई इनके पास कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने विशेष बात की थी क्या कि इस बार वर्षा नहीं होने वाली है? पूरा शहर खोद दिया। ये जी, किसकी जवाबदारी होती है? ये सरकार की जवाबदारी थी, ये लोकल प्रशासन की जवाबदारी थी कि बारिश आने वाली है, हमें उसके पहले कार्य करना है, हमको पहले रोड बनाना है, हमें पहले नाली साफ करना है। पर नहीं, उनको ये भी मालूम था कि चुनाव भी तो आने वाले हैं, हम तो चुनाव के 4 दिन पहले कार्य करेंगे, तभी तो जनता को बता पाएँगे देखो मैंने कार्य किया। जी, बिल्कुल। अगर अच्छा कार्य पहले कर देंगे जनता भूल जाएगी। पर ये भूल जाते हैं, यदि 5 साल अच्छा कार्य करें, तो लास्ट के 6 महीने इनको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जाके जनता से बोल सकते हैं कि मैंने सब कुछ कर दिया है, अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है, आप बता दो कुछ बचा हो तो मैं कर लेता हूँ। जी, तो चूँकि करना नहीं चाहते, नियत ही नहीं है करने की, दिखाने की नियत है, दिखाने के लिए 6 महीने पहले कूद पड़ते हैं। जी, बिल्कुल। आज ट्रैफिक की व्यवस्था जबलपुर शहर में, मुझे नहीं लगता है मध्य प्रदेश में सबसे घटिया व्यवस्था ट्रैफिक की है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ व्यवस्था बन नहीं सकती, 100% बन सकती है। आज कभी भी प्रयोग नहीं किए गए। आज आप एक जगह सिर्फ यातायात इस टाइप का शहर बना हुआ है कि एक तरफ से आप आने का रास्ता कर सकते हैं, एक तरफ से जाने का रास्ता कर सकते हैं। बाकायदा गूगल मैप से आपको देखा जा सकता है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है। आज हम गोल बाजार में देखा जाके देखें तो इतनी रास्ते हैं जो गंजी पड़ जाती हैं। आज बड़ा फोरा में ट्रैफिक लग जाता है। आज अतिक्रमण चारों साइड फैलता जा रहा है, पर उस पे किसी को काम नहीं करना। आज तक मैंने देखा नहीं कोई नेता बैठ के यातायात व्यवस्था के लिए चर्चा कर रहा हो कि जाके बैठे कि अपन ये व्यवस्था पे काम कर सकते हैं, ये एक सब्स्टिट्यूट जाएगा, यहाँ से गाड़ियाँ आएँगी, यहाँ से गाड़ियाँ जाएँगी। आप एक्सपेरिमेंट करो तो। फेल होना बहुत बात का विषय है, आपने कभी किया ही नहीं। आपने आज तक मैंने कहीं सुना कि वन वे है, जबलपुर शहर में वन वे रोड आज तक मैंने देखी ही नहीं। क्या जबलपुर शहर में वन वे नहीं हो सकता है? बहुत सी रोडें हैं जिसको आप ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हो, वन वे रोड बना सकते हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हादसा का इंतजार कर रहे हैं। जी, जिस दिन शहर में कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, उस दिन 4 नेता कूद पड़ेंगे, एक दूसरे को दोष देना चालू करेंगे, उस दिन फिर एक नियम बना लेंगे। तो इन सब मुद्दों पे काम किया जा सकता है। आज पानी का जो आप बढ़ाव देख रहे हैं, सिर्फ 15 मिनट अगर बारिश होती है, तो जगह-जगह कमर से ऊपर पानी हो जाता है। मैंने अभी पिछले हफ्ते करीब बहुत बारिश हुई थी गंगानगर क्षेत्र में, मैं चूँकि बार-बार गंगानगर में आ रहा हूँ, पश्चिम में मैं रहता हूँ और मैं स्वयं गया, मेरी सोशल मीडिया अकाउंट में मैंने पोस्ट डाली हुई है। घुटने से ऊपर पानी था, लोगों के किचन डूब चुके थे, सिलेंडर से ऊपर से पानी जा रहा था और मैं गया, लोगों के मैंने पूछा, लोग परेशान थे, लोग दुखी थे कि मैं अब वो रात में खाना कैसे बनाएँगे? और मैंने उनसे पूछा कि ये पानी कब से भर रहा है? तो बोले भैया 50 साल से पानी भर रहा है। जी, 50 साल में हम व्यवस्था नहीं कर पाए। तो बहुत दुखद है और अगर दिग्गज नेताओं की बात करें, तो मैं तो ये बोलता हूँ भाई इनको महान बनना है तो सामने आए और हाथ जोड़ के जनता से बोले कि हम नहीं कर सकते कुछ और संन्यास लें राजनीति से और दूसरों को पढ़े लिखे लोगों को मौका दें। बड़े-बड़े इंजीनियर हैं उनको मौका दें भैया आप विधायक बनो और आप इस रणनीति पे काम करो। तो मेरा तो ये मानना है हर मुद्दे पे काम कर सकता है और हम लोग सब मिलके इस मुद्दे पे काम ज़रूर करेंगे और हर चीज़ का हल होता है। बस अच्छी नीयत हो, अच्छे से आप काम करना चाहो तो हल मिलता है। बिल्कुल। तो क्या ये मान लें कि अगर आपकी सरकार आती है तो जनता राहत की साँस लेगी? 100% जनता राहत की सांस लेगी और जनता को वो हर चीजें मिलेगी जो उनका हक है। बिल्कुल।
ये बताइए कि आपने समाज सेवा के भी काफ़ी कार्य किए हैं राजनीति में जुड़ने से भी पहले। तो जैसे एक फ़ीस माफ़ी को लेकर आपने जो अनशन किया था, वो कितना सक्सेसफुल रहा? हाँ जी, फीस माफ़ी को लेके अनशन किया था मैंने जब कोविड का दौर था और स्कूल सब बंद थे। उसके बाद में पूरे तरीके से बिज़नेस ठप हो चुका था, रोज़गार बंद थे, लोग नौकरियों पे नहीं जा पा रहे थे, प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल रही थी, जी। पूरा अस्त-व्यस्त हो चुका था। उस समय में प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही थी। हर पेरेंट्स के ऊपर लोड आ रहा था फीस का, फीस इतनी ज़्यादा फीस है स्कूलों में, बेइंतहा फीस लगती जा रही है, कई गुनी फीस है। स्कूल का अगर अपना स्ट्रक्चर देखें तो एक स्कूल में 2000 बच्चे हैं, हज अगर और 5-5 हज़ार बच्चों की फीस है। करोड़ों की इनकम है, स्कूल का खर्चा अगर माने तो लाखों रुपए में सिमट जाता है। पर ये इतने लालची लोग हैं, इनके अंदर मानवता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, पूरी तरीके से मर चुकी थी मानवता। एक परिवार पे लोड डाला जा रहा था पैसों के लिए। तब उस मेरा भी बच्चा है ना? वो भी पढ़ता है प्राइवेट स्कूल में। जब इतना फीस का लोड तो बच्चे कहाँ से लेके आएँगे? पेरेंट्स वो कहाँ से लेके आएँ? तब वो हम लोगों ने एक आंदोलन चालू किया हमारी टीम ने मिलके और नो नो स्कूल नो फीस पे हम लोगों ने काम किया, फीस माफ़ी के लिए काम किया और हम लोगों ने उस पे डिसाइड किया कि भाई आप एक नॉमिनल ऐसी फीस लीजिए, जिससे आप अपने स्टाफ का खर्चा निकाल सकें। आपके स्टाफ में जो सैलरी है क्योंकि हम उनको वो भी हमारे घर के, वो भी हमारे कहीं न कहीं किसी के माँ, बच्चे, बेटियाँ हैं, जो वो भी उनके थ्रू ही परिवार चल रहे थे, वो भी घर में बैठे थे। तो उनका भी ध्यान रखा हम लोगों ने कि आप इतनी फ़ीस लीजिए जिससे आपके बच्चों पेरेंट्स की जो फ़ीस हो जाए, फ़ीस जमा इतना हो जाए कि वहाँ पे जो आपका स्टाफ है उनको सैलरी मिल जाए। जी। पर लाई वो नहीं माने, चलता रहा, मामला कोर्ट में पहुँचा, ज्ञापन हुए, शिवराज चौहान जी इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री थे, उनको भी ज्ञापन दिए गए। बहुत दिनों तक लड़ाई चलती रही और उसका रिज़ल्ट मिला। हज़ारों की तादाद में लोगों की फ़ीस भी माफ़ हुई और फ़ीस का परसेंटेज डाउन हुआ। कुछ स्कूल यदि छोड़ दें, तो काफ़ी स्कूलों ने 90% स्कूलों ने फ़ीस अपनी बहुत कम की और वो सिर्फ़ एक आंदोलन का वजह थी। यदि वो आंदोलन नहीं होता तो वो फ़ीस भी शायद कम नहीं होती और लोग परेशान होते। बिल्कुल। कोरोना के समय हॉस्पिटल के बढ़ते हुए रेट को लेकर भी आपने आंदोलन किया था। क्या स्टोरी थी वो? हाँ जी, वो तो स्टोरी ये थी कि अचानक से जब कोविड चरम सीमा तक पहुँच चुका था, हर घर में लोग रह नहीं पा रहे थे, अस्पतालों में लाइन लग चुकी थी। जी। उस समय भी होते हैं कुछ अवसरवादी लोग, भारत देश है और बहुत से लोग हैं जो समाज सेवा के रूप में बाहर निकल के आते हैं, पर अवसरवादी लोग ज़्यादा हैं। जी। लोगों ने उसको उस अवसर को बिल्कुल छोड़ा नहीं और लोग टूट पड़े कि वे कितना कमा सकते हैं, कितना बटोर सकते हैं। बिल्कुल। उसकी एक दौड़-सी लग गई निजी अस्पतालों में और वो लूट इस हद तक पहुँच गई कि मानवता खत्म कर दी गई। एक कमेटी बन गई प्राइवेट हॉस्पिटलों की, हॉस्पिटल तैयार कमेटी तैयार हुई और रेट डिसाइड कर लिए गए। जनरल वार्ड का रेट 5,000 डिसाइड किया गया। आईसीयू का रेट 10,000 15,000 डिसाइड किया गया, जबकि प्रोटोकॉल में लिख के आता है कि कोविड की कोई इलाज नहीं है। वैक्सीनेशन का कोई ठिकाना नहीं था, कोविड का कोई इलाज नहीं था, मेडिसिन देश में ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई थी नहीं। एक सिर्फ फीवर को और कोल्ड को दूर करने के लिए कफ सिरप और पैरासिटामॉल और बीकासूल दी जा रही थी। जी। इन 3 चीज़ के लिए और गैस आज ऑक्सीजन दी जा रही थी। 150 रुपए में सिलेंडर भरता है। पर्याप्त यहाँ पे सिलेंडर मौजूद थे, लेकिन पर्टिकुलर एक कुछ हॉस्पिटलों को भरपूर सिलेंडर, कुछ हॉस्पिटलों को कम सिलेंडर, उसके बाद में वो बात का मुद्दा है। पहली बात तो मुद्दा थी अपन लूट की मारे। जनरल हॉस्पिटल का बेड में लेटने का 5,000 रुपए। अरे कोई भी बता सकता है जिस चीज़ की दवाई नहीं है, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जिसको डॉक्टर भी देखने को 100 बार सोच रहा है, आप उस व्यक्ति से 5,000 रुपए किस बात के ले रहे हो? जी। आप ऐसा क्या दे रहे थे उसको? सोना खिला रहे थे क्या उसको आप 5,000 में? बिल्कुल सही। तो इस चीज़ में हम लोगों ने विरोध किया और सबसे अच्छी बात कि जब इसका विरोध हुआ, इसमें मौजूदा जो उस समय में कलेक्टर थे, मुझे याद है मान लीजिए अपने कर्मवीर। करमवीर जी थे कलेक्टर। जी। ये इस कमेटी के इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और इनका पुरजोर मैंने विरोध किया। विरोध के बाद में शिवराज जी को मैंने ज्ञापन दिया।
उन तक बात पहुंचाई और आनन फानन में कुछ दिनों में ही तुरंत 2-3 दिन के अंदर वो रेट कम कर लिए गए और रेट कम करके उसको 5,000 से 3,3500 में लेके आए गए। वो रेट भी बहुत थे लेकिन तब भी राहत मिली, कुछ हद तक राहत मिली। जी तो यही है अवसरवादी, वो भी नेताओं के कॉलेज, नेताओं को स्कूल, उस संबंध में क्या बोलूं। जी। यूनिफॉर्म को लेकर भी आपने धरना प्रदर्शन किया था, क्या मामला था? हाँ, यूनिफॉर्म को लेकर धरना प्रदर्शन तो मामला ये था कि जैसे प्राइवेट स्कूल में बात हुई कि फीस लगातार बढ़ती जा रही है और इसका लोड आम पब्लिक को ही पड़ता है। जी आज हम आप भी स्कूल में पढ़े हैं, जी स्कूल की शिक्षा से यूनिफॉर्म का क्या लेना देना। सिर्फ वेल मेंटेन हम एक यूनिफॉर्म में भी हो सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है किसी भी किताब में कि यदि हम 3 तरह की यूनिफॉर्म पहनेंगे तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे कहलाएंगे। आज प्राइवेट स्कूल में इस कदर की लूट है, सोमवार को बच्चे अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं, बुधवार को बच्चों को अलग यूनिफॉर्म पहनाई जाती है, शनिवार को बच्चों को अलग यूनिफॉर्म पहनाई जाती है। क्यों? हर दिन जूते अलग पहनो, शनिवार को जूते अलग पहनो, क्यों? आज हम बताएं। और अच्छा, इसके अलावा ये यूनिफॉर्म के लिए हमने ठेकेदारी बना के रखे हुए हैं जी, वहीं से लेना है। कि आपको लेना भी है तो सिर्फ मोहनलाल के यहाँ से लेना है, दूसरे के यहाँ से आप ले भी नहीं सकते। जी बिल्कुल। भाई, हम पेरेंट्स तो मजबूर हैं कि हम बच्चे को पढ़ाएं, क्या करें। आप कोई बच्चा पढ़ने जाएगा, क्या कर सकते हैं उसको। बच्चे इतने छोटे होते हैं, उनको ये नहीं कह सकते बेटा छोटे स्कूल में पढ़ लो। माँ बाप बच्चे को चाहते हैं अच्छी परवरिश दें, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, उनकी मजबूर है। स्कूलों की गुंडागर्दी बढ़ रही है, पेरेंट्स मजबूर हैं, उनको करना पड़ता है। मेरा बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उसको भी 3 तरह की यूनिफॉर्म पहनी जाती है। अरे मैं तो एक तरह की यूनिफॉर्म पहन के इतना बड़ा हुआ हूँ। मुझे एक भी बता दे कोई आके कि ये प्राइवेट स्कूल में 3 तरह की यूनिफॉर्म पहन के बड़ा हुआ और ये कलेक्टर बन के बैठा हुआ है। हमारे समय के लोग ही कलेक्टर हैं, हमारे समय के लोग ही बड़े बड़े पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं। उन्होंने एक तरह की यूनिफॉर्म पहनी है और वो अच्छे जानकार हैं, वो आज बाहर अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। तो ये लूट है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। इन मुद्दों में मेरी बहुत हुई पर सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। क्यों? क्योंकि मैं फिर से आऊंगा, क्योंकि ये जो स्कूल हैं ये नेताओं के हैं, इनके कमीशन सेट है, हर चीज में कमीशन सेट है, चाहे वो किताबों में कमीशन सेट है, यूनिफॉर्म में कमीशन सेट है, जूतों में कमीशन सेट है। और यदि यही चलता रहा तो कुछ दिन बाद में स्कूलों से हर पेरेंट्स के पास में लेटर आएगा कि मोची भी हमने डिसाइड कर लिया है, पॉलिसी भी आपको वहीं कराना है। जनता को बाहर निकलना चाहिए, डर को भूलना चाहिए, विरोध करना चाहिए, तो तभी ये परिवर्तन होगा। और मैं इस बात का आश्वासन दिलाता हूं कि यदि आम आदमी पार्टी और हमारी पार्टी यदि आती है, यदि पश्चिम विधानसभा में भी जनता मुझे प्यार देती है, मैं जीतता हूं, तो मैं अपने विधानसभा की स्कूल से ये गुंडागर्दी खत्म कर दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे अपना जीवन निछावर क्यों ना करना पड़े, पर मैं अपनी विधानसभा से ये पूरी गुंडागर्दी स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की और हॉस्पिटलों की पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। जी, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। और चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, बस मैं सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आमंत्रण किया और मुझे अपनी बात जो मैं मन में बहुत दिनों से रखा था, मुझे जनता तक पहुँचाने का मौका मिला। और मैं जनता से सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि हक के लिए लड़ना होगा। यदि आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तो आपको यह नेता सिर्फ लूटते रहेंगे, आपके हाथ में कभी कुछ नहीं आएगा। और मैं हर एक एजुकेटेड, हर एक पढ़े-लिखे नौजवानों से बोलना चाहूँगा कि समय आ चुका है। यदि आप इस देश में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपकी नौकरी से सिर्फ आपका परिवार चल रहा है। आप राजनीति में आएँ और राजनीति में आप आके इस देश को सँभालें। ये नेता लोगों ने देश को बंजर बना दिया है। हम एक बार फिर गुलामी की ओर जा रहे हैं। आप लोग आएँ और राजनीति में अपना दखल दें और पार्ट करें। जब आप लड़ेंगे तो आप जीतेंगे। एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, पर आप आज नहीं तो कल जीतेंगे। जी, नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक तो हम बात कर रहे थे समाज सेवी सचिन गुप्ता जी से, जिन्होंने हमारी मूलभूत समस्याओं पर अपनी बात रखी है और उसके कई हल भी बताए हैं और अपने अधिकारों के लिए बोलना चाहिए, ये हमें बताया है। इसी तरह और भी लोगों को हम लेकर आते रहेंगे, अपनी बातें रखते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।